चित्तौड़गढ़ कहते हैं बावरिया की जो ओरिजिन थी, जहाँ से ये सारे लोगों की, चित्तौड़गढ़ से फिर इन्होंने विस्थापित होने शुरू हुए, अलग अलग बटे। उसके बाद ये भरतपुर में बहुत बड़ा इनका एरिया था। भरतपुर में बहुत सारे गांव थे जहाँ पे बावरिया रहते थे। फिर वेस्टर्न यूपी में करनाल के पास मुजफ्फरनगर और उससे आगे जाते हैं तो करीब 12 एक कस्बे में 12 गांव हैं जहाँ जो कहते हैं कि बावरिया का सबसे बड़ा इलाका है। तो धीरे धीरे बस ये यहाँ तक सीमित रह गए, लेकिन उसके बावजूद फिर ये भटकते ही रहते थे, खाना बदोश घुमंतु की तरह अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, चल रहे हैं। इसी दौरान बावरिया को चूँकि ये मालूम था कि हमारा कोई परमानेंट ठिकाना है नहीं, तो पुलिस या बाकी लोग हम तक पहुँच नहीं सकते, तो कुछ लोगों ने क्राइम का रास्ता अख्तियार किया और वो क्राइम के फील्ड में उतर गए। लेकिन इनके क्राइम करने का तरीका बिल्कुल बाकी क्रिमिनल के मुकाबले ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बावरिया अपने इलाके में आमतौर पर जब क्राइम करने के लिए शहर या दूसरे इलाके में जाते तो जो इनका परमानेंट ठिकाना हुआ करता था, चाहे वो भरतपुर हो, वेस्टर्न यूपी का इलाका हो, राजस्थान में कुछ और जगह है, तो वहाँ से आमतौर पे दिवाली के मौके पे ख़ास ये लोग एक तो अंधविश्वास बहुत और धर्म कर्म के बड़े कट्टर मानने वाले, तो इसके बाद ये लोग जब क्राइम करने के लिए निकलते तो इनकी जो ख़ास चीज़ें थी जिसने बावरिया को अलग कर दिया, अब मैं उस पर आता हूँ कि सबसे पहले दिवाली के दौरान आमतौर पे एक पूजा होती और इनकी अपनी एक कुल देवी का मंदिर है बावरियाओं का। बाकायदा उस मंदिर में जाते और उस मंदिर में एक बकरी को ले जाते और बकरी को ले जाकर उस मंदिर में, कुल देवी मंदिर के सामने उस बकरी को खोल देते और छोड़ देते। उसके बाद वेट करते उस बकरी के चाल को देखने का। अगर बकरी उस वक्त उस कुल देवी की मंदिर की तरफ बढ़ती तो ठीक, अगर वो वापस मुड़ जाती तो फिर गलत। इसका मतलब ये है कि अगर वो बकरी कुलदेवी की मंदिर की तरफ बढ़ रही है तो इसका मतलब है इन बावरियाओं का यकीन था कि फिर देवी का आशीर्वाद है कि वो जा सकते हैं क्राइम करने के लिए। तो ऐसे में फिर वो उसी बकरी की बलि देते और उसके बाद पूजा पाठ के बाद ये लोग मिशन पे निकल जाते। और अगर बकरी वो उस कुलदेवी के मंदिर की तरफ जाने के बजाय पीछे पलट जाती तो ये मान लेते कि देवी का इस वक्त आज्ञा नहीं है उनकी और ये अपशगुन है, तो इसलिए अभी इस वारदात को अंजाम नहीं दे सकते। तो वो फिर अगले दिन का वेट करते, अगले दिन फिर यही पूरा प्रक्रिया अपनाते, फिर बकरी ले जाते। अगर बकरी अगले दिन भी वापस मुड़ जाती तो फिर वो नहीं जाते। जब तक यानी कि बकरी मंदिर की तरफ नहीं जाए तब तक ये वारदात करने नहीं निकलते। पीछे मुड़ जाए तो ये रुक जाते। पहली चीज़। अब बकरी आगे चली गई, मतलब आज्ञा मिल गई, अब ये वहाँ से निकलते और इनके पीछे में गांव में सिर्फ इनकी औरतें होती, सारे मर्द बाहर निकलते। ये 5-10 के ग्रुप में निकलते। ये जहाँ भी क्राइम करते तो उसमें एक चीज़ और, जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन को लेके कार के ऑड एंड इवन नंबर्स हुए थे, तो इनके क्राइम के पेशे में भी ऑड एंड इवन नंबर है। ये कभी भी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 ऐसे जोड़े में क्राइम नहीं करते। ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 मतलब इवन नंबर में, सम नंबर में। तो जब भी ये किसी घर में वारदात करने के लिए जाते तो या तो 2 होते या 4 या 6। एक साथ कई गैंग अलग अलग गुटों में 2 या 4 के ये निकलते। पूरे दिन जिस इलाके में इनको क्राइम करना होता उस इलाके में ये भीख मांग के या किसी और तरीके से एक्चुअली उस कॉलोनी में या उस घर तक जाने की कोशिश करते और रेकी करते कि इस घर में कौन है, क्या है, कितने लोग हैं, अगर जितनी जानकारी मिल सके। सबसे ज़्यादा ये उस घर को चुनते जो घर किसी भी इलाके में कॉर्नर में हो, और कॉर्नर में भी अगर उस घर के साथ कोई पेड़ है तब तो समझ लीजिए कि फिर 100% ये उसी घर को चुनेंगे, क्योंकि उस पेड़ के रास्ते घर में एंट्री करने का इनको पूरा तरीका मालूम होता है। तो दिन में ये रेकी करते रेकी करने के बाद ये तय कर लेते कि किस घर को अपना निशाना बनाना, और एक दिन में एक नहीं, कई बार तो 2-2, 3-3 घर का ये रेकी कर लेते और एक साथ 2-2, 3-3 घर में ही जाके वारदात को अंजाम दे देते अलग अलग ग्रुप के लोग। तो पूरे दिन इलाके में घूमते, रेकी करते। शाम होती, शाम होने के बाद ये सबसे पहले नज़दीकी सिनेमा हॉल में जाते, पिक्चर देखते।
फिल्म देखने के बाद वापस आते किसी एक सन्नाटे अंधेरे में, ये उससे पहले एक सरिया, ये अपने साथ कभी हथियार लेके नहीं आते। ये हथियार जब जगह चुन लेते उसके बाद वहीं आसपास से या तो लोहे का कोई सरिया उठाते, डंडा उठाते, इसी तरह की चीज़ें, कोई हथौड़ा मिल जाए। उसके बाद उस घर में क्राइम करने से पहले आसपास में कहीं अंधेरे में ही अपने सारे कपड़े उतारते, सिर्फ बनियान में होते। कच्छा और बनियान गैंग भी इनको कई जगह पे कहा गया। और अपने पूरे बदन पे तेल लगाते। तेल लगाने का मकसद ये था कि अगर कभी कोई पकड़े तो फिसलन की वजह से वो उनके जद में ना आए, पकड़ में ना आए और वो निकल के भाग जाए। तो ये सारा काम करने के बाद उस घर के अंदर घुसते। घर में घुसने के बाद इनके 2-3 उसूल थे इस पूरी डकैती, रॉबरी, क्राइम के पीछे। जैसे शुरू से उसूल है कि बकरी से लेके बाकी चीज़ों में, कि उस घर के अंदर चाहे कितना भी कीमती चीज़ हो, और सिर्फ 2 चीज़, जेवर और कैश, नकदी और पैसे, इसके अलावा वो किसी और तीसरे चीज़ को हाथ नहीं लगाते। इनकी मान्यता थी कि तीसरी चीज़ को हाथ लगाने में फिर अपशगुन होगा, कुछ और होगा। तो जितने जेवर हों, जितने पैसे हों, बस ये उसको लूटते। लेकिन लूट के अगर मान लीजिए घर में गए और 3 लोग बैठे हुए हैं और शराफत से उन्होंने सारे पैसे भी दे दिए, तो ये सिर्फ पैसे लेके शराफत से वापस नहीं जाएंगे। इनका नियम है कि आप जब तक मारोगे, पीटोगे नहीं, तब तक देवी खुश नहीं होगी। तो लूटपाट शराफत से नहीं करनी है, हिंसा के साथ करनी है। इसीलिए वो अपने साथ लाए हुए लोहे के सरिया, हथौड़ा, डंडा, और इनको जो मारने का है वो ये है कि सर पे मारो। और सर पे ये तब तक मारते हैं जब तक सामने वाला मर ना जाए। तो उस घर में जितने भी लोग हों, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुज़ुर्ग हो, औरत हो, मर्द हो, उसमें से ये भी नहीं कि किसी को इसको छोड़ना है। जो सामने आएगा उसे मारेंगे। तो ये पैसे और कैश और जेवर लूटेंगे, घर के अंदर जो भी हो मारेंगे। और मारने के पीछे एक और भी है कि उस घर में जितने लोग हों इसलिए सबको मार दो, ताकि जब वो वहाँ से निकलें तो कोई पुलिस को या पड़ोसी को बताने वाला, मदद मांगने के लिए कोई हो ना हो, और इतना टाइम मिल जाए कि तब तक वो इस इलाके से बहुत दूर जा चुके हों। तो एक मकसद ये भी था कि इसलिए उस घर के हर शख्स को मार दो। इसके अलावा जब ये घर में कई बार गैंग अलग अलग मिल के ये वारदात को अंजाम देते, तो इनके अंदर एक ख़ास चीज़ ये थी कि अगर कोई गैंग बिछड़ गया या मान लीजिए कहीं को ख़तरा आ गया और उसको भागना पड़ रहा है, तो अब वो कैसे मिलें, क्योंकि वो इलाका उनके लिए नया है, वो बाहर से आए हैं। तो उसका भी इन लोगों ने तरीका अपना रखा था। ये लोग बाहर निकलने के बाद अंधेरे में तय होता था कि एक कोड वर्ड में एक आवाज़ निकालनी है, जिस आवाज़ के ज़रिए पता चलेगा कि कौन कहाँ पे, और फिर ये इकट्ठे होंगे। और वो आम तौर पे जो आवाज़ निकालते थे वो किसी कोयल की, कौवे की, या किसी भी ऐसे परिंदे की, किसी जानवर की, बिल्ली की, कुत्ते की। लेकिन वो निकालने वाला और सुनने वाला बस वही दोनों समझते थे कि इस आवाज़ का मतलब क्या है और कौन किसको कहाँ पे पहुँचना है। तो ये बाकायदा इसके माहिर होते। अगर कहीं के कोई इस तरह के हालात पैदा हो जाए तो इस कोड वर्ड के ज़रिए, इस आवाज़ के ज़रिए ये लोग फिर इकट्ठे होते। और जब तक ये इकट्ठे नहीं होते तब तक ये वहाँ से निकलते नहीं। जब सारा काम हो जाता तो फिर ये वापस अपने उस इलाके में जाते। और इस दौरान में जो इनकी औरतें हैं वो तब तक वहाँ पे लगातार एक पूजा पाठ करती रहती हैं इनकी सही सलामती वापसी के लिए। एक और चीज़, जिस घर में यह वारदात करते उस घर से लूटते, मारते, पीटते। साथ में एक और भी इनकी एक टोना और टोटका है कि जहाँ पे ये वारदात करते हैं वहाँ से जाने से पहले ये उस घर के आसपास या घर के अंदर ही शौच करके जाते हैं, मतलब टॉयलेट, और उसको गंदा करके। इसके पीछे भी ये है कि इससे उनके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। हथियार कभी नहीं रखते। ये जहाँ पे वारदात करते वहीं से ये हथियार बनाते, उठाते, पेड़ से तोड़ते और फिर निकल जाते। इन सारी चीज़ों को करने के बाद जब ये वहाँ पहुँचते तो फिर कुछ दिन तक ये लोग खामोश रहते और अगली वारदात से पहले फिर सारी चीज़ें वापस रिपीट होती। वही बकरी, वही पूजा, वही बकरी की निशानी की जाना है कि नहीं जाना है, घर की रेकी करना, कोने का घर ढूंढना, घर के पास अगर पेड़ हो तो वो पहले नंबर पे है उस घर में, मतलब वारदात करने का। इवनिंग शो पिक्चर देखनी, पिक्चर देखने के बाद कपड़े उतारना, तेल लगाना, वहीं इलाके से डंडा, सरिया, लोहे जो भी मिले उसको लेना, घर में घुसना, हर एक को मारना, फिर वहाँ पे शौच करना
और फिर कोई ख़तरा हो तो आवाज़ निकालना और आवाज़ निकालने के बाद वहाँ से निकल जाना। तो ये सारी चीज़ें इस बावरिया गिरोह को सबसे अलग बनाती है। दिल्ली में मुझे याद है ऐसे 4-5 इंसिडेंट हुए जिसमें एक फैमिली के 4, एक फैमिली के 3 लोग, उनके सर को बुरी तरह से कुचल के मारा गया था। वो देख के ही लग रहा था किसी डंडे और सरिया से मारा गया था। ईस्ट दिल्ली का मामला था कुछ, और वो मुझे याद है कॉर्नर का ही मकान था।